नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के रिवीजन की सीरीज़ में आपका स्वागत। शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वो सारे प्रक्रम जो जीवों को जीवित रखने के लिए मदद करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, उत्सर्जन, पाचन तंत्र आता है जिसमें, और आपके आता है परिसंचरण तंत्र। तो ये सब मिलकर जीवों को जीवित रखने के लिए ज़रूरी क्रियाएं जो होती हैं इनमें संपन्न होती हैं। इनकी वजह से जीव जीवित रहते हैं, इसीलिए इन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो सबसे पहला जैव प्रक्रम जो हम पढ़ेंगे वो पाचन से संबंधित होगा, इसीलिए सबसे पहले हम उसके पाचन से पहले पोषण समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो जो भी भोज्य पदार्थ हैं उन्हें ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का अर्थ है कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। वो जीव जो स्वपोषी है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है। और सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का काम जो करता है वो वर्णक हरित लवक कहलाता है पौधों में, जो पत्तियों में पाया जाता है हरे भागों में। तो आपसे ये रासायनिक समीकरण जो होती है प्रकाश संश्लेषण की वो पूछी जाती है, जो यहाँ पर बताई हुई भी है। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे 6CO2 6H2O और फिर सनलाइट से मिलकर से 6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना और O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो ये रासायनिक समीकरण जरूर पढ़ें। इसके बाद आ जाता है आपका विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण का अर्थ है ऐसे जीव जो कि अपने भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं या हरे पौधों पर या उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी कहलाते हैं और उनके द्वारा ग्रहण किया गया पोषण विषमपोषी पोषण कहलाता है। अब पाचन, सबसे पहला पाचन तंत्र हम पढ़ते हैं अब मनुष्य में। तो पाचन मनुष्य में उसके मुख से ही शुरू हो जाता है। तो मुख में कौन सा एंजाइम है जो पाचन में मदद करता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लार की पाचन में क्या भूमिका है, तो आपको बताना है कि लार भोजन को नम करता है। साथ ही साथ आपको एमाइलेज एंजाइम का नाम लिखना भी जरूरी है, नाम और काम, तभी आप पाचन में लार की भूमिका बता पाएंगे। आगे ये भोजन नलिका से होके अमाशय में जाता है और वहाँ इसका पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल अमाशय में मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इसका काम क्या है? तो ये इसके दो काम है। ये भोजन के पाचन के लिए अम्लीय वातावरण देता है और दूसरा जीवाणुओं जो भोजन में आ गए हैं, कोई भी कीटाणु, तो उन्हें मारने का काम भी करता है, भोजन को जीवाणु मुक्त बनाता है। पाचन तंत्र में यकृत भी शामिल है और ये पित्तरस का निर्माण करता है। लेकिन पित्तरस का जो भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पित्तरस कहाँ बनता है, तो आप पित्ताशय नहीं लिखेंगे। कई बच्चे गलती से पित्ताशय लिख देते हैं, आपको लिखना है यकृत। यकृत में बनता है पित्तरस और स्टोर होता है पित्ताशय में। इसके बाद आता है अग्नाशय। तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाने में, अवशोषण करवाने में मदद करता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण होता है। आंत की दीवार में उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनका नाम होता है विलाई, वो अवशोषण का काम करते हैं। तो यहाँ से आप आंत से आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन का अवशोषण करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, तो वो विलाई कहलाती है, ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण। अब हम आ जाते हैं पौधों पर। पौधों में
एक संरचना होती है रंध्र। रंध्र का काम क्या है? तो रंध्र कहाँ मिलते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें ही हम रंध्र कहते हैं। और रंध्र का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को जो प्रकाश संश्लेषण में बनी है उसको पौधों से बाहर निकालता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में, ग्रहण करने में पौधे की मदद करता है। रंध्र से ही जल वाष्प के रूप में पौधे से बाहर निकलता है। और रंध्र को खोलने और बंद करने के लिए जो द्वार कोशिकाएं हैं वो मदद करती हैं। रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं द्वार कोशिकाओं की मदद से। अब विषमपोषी पोषण में हम बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? कुटपाद की मदद से। चलता भी कुटपाद की मदद से है। अब आ जाते हैं हम अगले जैव प्रक्रम श्वसन पर। तो श्वसन मतलब आपने ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ा। ये है आपकी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। इसके बाद जो आपने ऑक्सीजन श्वासोच्छ्वास में ग्रहण की है उसको कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है। वहाँ ये भोजन का दहन या ऑक्सीकरण करवाता है, जिसको हम श्वसन कहते हैं। और ये एक मंद दहन प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब यह है आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में नाक शामिल है। नाक के बाद ग्रसनी आपकी श्वास नली आ जाती है और श्वास नली आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक एक फेफड़े में श्वास नली का एक एक हिस्सा चला जाता है और श्वास नली का अंतिम सिरा जो है वो कहलाता है कूपिका। यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है। तो आइए देखते हैं कि जो ग्लूकोज आपका बन गया है भोजन के पाचन के बाद, कोशिका में पहुंच गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका दहन किस प्रकार होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है तो ग्लूकोज से टूटकर जो दो पायरुवेट के अणु बने हैं एक ग्लूकोज से टूटने के बाद, वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अगर उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और यहाँ पे 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यही ऊर्जा मुद्रा होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है तो यही पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और ये काम होता है हमारी पेशियों में। लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित ही नहीं हो तो क्या होगा? क्या ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा? होगा। लेकिन तब क्या बनेगा? तब बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यहाँ पे भी ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनती है। तो अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? 38। और इसी श्वसन को हम ऑक्सीश्वसन कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आता है रक्त। अब रक्त के घटक कौन कौन से हैं? तो रक्त में पाई जाती हैं कुछ कोशिकाएं और पाया जाता है प्लाज्मा, लसिका और कुछ रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं कौन सी हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि रक्त की लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम है। तो लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का संवहन करती है, एक से दूसरी जगह लेकर जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं एक सैनिक की तरह काम करती है, बाहरी कीटाणुओं से लड़ती हैं और उन्हें मारती हैं।
रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। और प्लाज्मा वो तरल है जिसमें ये सब कोशिकाएं, कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो रक्त का जो तरल भाग है उसी को प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स उपस्थित होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। आपसे पूछा जाता है धमनी शिरा में क्या अंतर है और रक्त के क्या कार्य हैं। और आपसे रक्त के कार्य जब पूछे जाएं तो आप लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स का कार्य लिखेंगे। यही कार्य रक्त के कार्य भी हैं। रक्त सभी चीज़ों का संवहन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करता है। अब देखते हैं रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो रक्त का रंग लाल होता है जबकि लसिका रंगहीन होती है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित हैं और लसिका में लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये की मात्रा अधिक होती है और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब है धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा में एक खास अंतर है कि वो रक्तवाहिका हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, धमनी कहलाती हैं, और जो रक्तवाहिकाएं रक्त को हृदय की ओर लाती हैं वो शिरा कहलाती है। धमनी की दीवार मोटी होती है, शिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते, कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिरा में कपाट पाए जाते हैं। यही अंतर आपको धमनी और शिरा में लिखने हैं। आइए अब हम पौधों के संवहन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो पौधों में दो संवहन ऊतक होते हैं। एक जाइलम जो जल का संवहन करता है, जाइलम जल का संवहन करता है, और फ्लोएम फूड या भोजन का संवहन करता है। अब हम मनुष्य के हृदय की संरचना को समझते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कपाट होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपरी 2 भागों को आलिंद कहा जाता है और नीचे के 2 भागों को निलय कहा जाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध या कम ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और हृदय के बाईं ओर शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दाईं ओर आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें त्रिवलनी कपाट कहते हैं, और बाईं ओर आलिंद और निलय के बीच के कपाट को द्विवलनी कपाट या मिट्रल वॉल कहा जाता है। अग्र और पश्च महाशिरा शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से कम ऑक्सीजन वाला या अशुद्ध रक्त लाकर हृदय के दाएं आलिंद में डाल देती है। फिर ये वहाँ से दाएं निलय में और दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है। वहाँ फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त बनाया जाता है इस रक्त को, और इसे पुनः फुफ्फुस शिरा की मदद से बाएं आलिंद को दे दिया जाता है। यह रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में और फिर वहाँ से महाधमनी में और महाधमनी से पूरे शरीर में संवहित किया जाता है। तंत्र के बारे में सीखते हैं। उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का कार्य करता है, उत्सर्जित करने का कार्य करता है। मनुष्य में कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं? 2 मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है यूरिया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तंत्र के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर की जाती है। तो उत्सर्जन तंत्र यूरिया को और अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर करने का कार्य करता है।
तो उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, उसमें क्या क्या शामिल है, आइए देखते हैं। जो उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क या एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और वही उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसमें एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, एक ब्लैडर शामिल है। अब वृक्क के अंदर ऐसी क्या खासियत है, ऐसी कौन सी संरचना है जो शरीर से यूरिया को बाहर करने का कार्य करती है? वो होती है नेफ्रॉन, या इसे वृक्काणु भी कहते हैं। वृक्काणु रक्त में जो यूरिया है उसे छानकर अलग करता है, और इसके भाग हैं बोमन संपुट, कोशिका गुच्छ, समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप, ये सभी इसके भाग है। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भाग नेफ्रॉन का या वृक्काणु का नहीं है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, इसमें कई नेफ्रॉन आकर खुलते हैं। तो ये एक कॉमन डक्ट है। अब जो यूरिया रक्त में है वो जब नेफ्रॉन में आएगा तो नेफ्रॉन उसे रक्त से छानकर अलग करेगा और मूत्र का निर्माण करेगा और उसे शरीर से बाहर कर देगा। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिन मनुष्यों में किडनी पूरी तरह से काम नहीं करती है, ठीक तरह से काम नहीं करती है, उनका रक्त को से यूरिया को कृत्रिम विधि द्वारा अलग किया जाता है और वही विधि है डायलिसिस। तो ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वो कौन सी विधि है जिसमें कृत्रिम रूप से यूरिया को शरीर से अलग किया जाता है, रक्त से अलग किया जाता है उसको, या नाइट्रोजनी उत्पादों को शरीर से अलग करने की कृत्रिम विधि जो है उसे क्या कहते थे, उसे डायलिसिस कहा जाता है। अब हम नियंत्रण और समन्वय के बारे में समझते हैं। शरीर में 3 तरह की क्रियाएं आप सामान्यतः पढ़ते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जो आपकी इच्छा के नियंत्रण में होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं, यह भी अनैच्छिक क्रिया का एक प्रकार है। तो ऐच्छिक क्रियाएं आपकी इच्छा के नियंत्रण में, लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं आपकी मर्जी से नहीं हो रही है, इनका नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरु रज्जु करता है। तो यहाँ से आपसे तंत्रिका कोशिका की चित्र बनाने के लिए भी आता है। कभी कभी पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है और ये उसका चित्र है। उसमें ऊपर वाला हिस्सा कोशिका काय, जो जिसमें से एक पेड़ की तरह शाखाएं निकल रही है, और इसमें एक लंबा तंत्रिका अक्ष होता है और इसके अंतिम सिरे भी उपस्थित हैं यहाँ पे। तो ये एक साधारण सा चित्र है, आराम से बन जाएगा आपसे। और दूसरा, कभी कभी प्रतिवर्ती क्रिया का भी चित्र बनाने के लिए आता है, ये भी बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए बस आपको त्रिभुज बनाना आना चाहिए। तो आप 2 त्रिभुज एक दूसरे के अपोजिट बना देंगे और बीच में 2 पत्तियां बना देंगे, तो और 2 वायर बना दीजिए, बस आपका चित्र बन जाएगा। हाथ आपसे अगर नहीं बनता है तो हाथ नहीं बनाना, सिर्फ न्यूरॉन बना दीजिए, उतना भी काफ़ी है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो अचानक हो जाती हैं बिना सोचे समझे। इसमें मस्तिष्क का सोचने समझने का कोई रोल नहीं है, ये अचानक होने वाली क्रियाएं हैं और सुरक्षात्मक दृष्टि से होती हैं। इनका नियंत्रण मेरु रज्जु करता है। चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, इनका नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क करता है, क्योंकि ये संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो इस पर ऑब्जेक्टिव पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है ये। अब आते हैं
पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, तो वो पादप हार्मोन्स की मदद से होता है, क्योंकि उनमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तो इनमें रासायनिक नियंत्रण पाया जाता है। तो सबसे पहला हार्मोन हम पढ़ते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, लंबाई में वृद्धि करता है। इनके काम पूछे जाते हैं या फिर काम दे देते हैं और नाम पूछते हैं, जोड़ी में भी पूछा जा सकता है। जिब्रेलिन का काम क्या है? जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है, मतलब हाइट बढ़ाएगा पौधे की। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करवाता है। एब्सिसिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकता है, संदमित करता है। एथिलीन फलों को पकाने का काम करता है। अब आता है प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। ये क्या होता है? प्रकाश की वजह से प्रकाश की दिशा में पौधे की गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं कि पौधा प्रकाश जहाँ जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ मुड़ गया है, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व के प्रभाव में गति। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो पौधे उसके अनुरूप गति करने लगते हैं, उसे ही आप कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। जैसे ये एक पौधा बताया हुआ है, इसमें से जो पौधे का तना है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में वृद्धि करता है, जबकि जड़ें जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में काम करती है। इसीलिए देखिए जड़ें नीचे जा रही हैं और पौधे का तना ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करते हुए आपको दिख रहा है। तो ये होता है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन, मतलब प्रकाश के प्रभाव में गति और गुरुत्व बल के प्रभाव में गति पौधों में। अब हम देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। ये अध्याय 8 है। तो जीवों में जनन की 2 पद्धतियाँ होती है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन पढ़ते हैं। जो छोटे जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें अधिकांशतः अलैंगिक जनन देखा जाता है। तो सबसे पहला अलैंगिक जनन का उदाहरण है, प्रकार है विखंडन। और यह प्रकार आपको अमीबा में देखने को मिलता है, जिसमें एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो इसलिए इसे द्विखंडन कहते हैं। जब कोशिकाएं 2 से ज़्यादा भाग में बढ़ जाए तो इसे बहुखंडन कहा जाता है। तो विखंडन द्वारा नए जीवों का निर्माण अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसके अलावा अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के द्वारा भी होता है, जिसमें कली जैसा बन जाता है और वो कली बड़ी होके शरीर से अलग होके एक नया जीव बना लेती है। तो ऐसा जनन हाइड्रा में देखा जाता है। आप नीचे वाले चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मुकुल बन गया है और वो मुकुल बड़ा होके एक हाइड्रा की तरह बन गया है। ये हाइड्रा फिर इस मेन बॉडी से अलग हो जाएगा और इस तरह 2 हाइड्रा बन जाएंगे। पुनरुद्भवन मतलब अगर किसी भी शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो वो फिर से बन जाता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। कोई भी भाग काट दो, उससे एक पूरा नया जीव बन जाता है, तो पुनरुद्भवन। कायिक प्रवर्धन, तो अगर पौधे के बीज के अलावा उसका नया पौधा किसी और पार्ट से बनाया जाए तो ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये भी अलैंगिक जनन की विधि है। जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती पर ही नए पौधे उग जाते हैं, या फिर आप कलम लगाते हैं किसी पौधे की, तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बीजाणु समागम, बीजाणु बनते हैं और उनसे नया जीव बनता है, इसे बीजाणु समागम कहा जाता है। और ये राइजोपस नाम के कवक में देखा जाता है। कवकों में प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अब पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पौधों में सबसे पहले, उससे पहले हम समझते हैं कि पौधों के भाग कौन से। तो पौधों के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग बाह्य दल, उसके अंदर जो कलरफुल पंखुड़ियाँ जो होती हैं उन्हें कहा जाता है दल, और फिर स्त्री केसर और पुंकेसर, ऐसे 4 भाग होते हैं पौधे के। जिन फूलों में
स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है वह द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, क्योंकि इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हैं तो ये द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। लेकिन अगर स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक ही उपस्थित है तो पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाता है। अब आपसे पूछा जाता है स्त्री केसर के भाग बताइए, तो ये देखिए स्त्री केसर का चित्र है और इसमें सबसे ऊपर जो है वो वर्तिकाग्र, फिर ये जो लंबाई में उपस्थित है नलिका उसको बोला जाता है वर्तिका, और अंडाशय, ये 3 भाग स्त्री केसर के होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर के भाग है। और पुंकेसर के भाग पूछे जाते हैं तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। यहाँ पुंकेसर को देख सकते हैं, ये पीले कलर की संरचना है पुंकेसर। इसमें ऊपर की तरफ जो गोल दिख रहा है वो है परागकोश, और जो लंबी डंडी दिख रही है उसे बोला जाता है तंतु। तो परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। तो पुंकेसर के 2 ही भाग होते हैं, स्त्री केसर के 3 होते हैं। मानव में लैंगिक जनन, तो मानव में लिंग गुण सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी जोड़ी होते हैं तो 1 जोड़ी होते हैं। अगर जोड़ी नहीं पूछी है, सिर्फ पूछा है कि कितने लिंग गुण सूत्र होते हैं तो 2 होते हैं। लिंग गुणसूत्रों के अलावा बाकी के जितने भी गुणसूत्र हैं उन्हें दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है और इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है। अगर आपसे पूछा कि मनुष्य में कुल कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन अगर जोड़ी में नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़ी में नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है कि कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो जिन जीवों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे वो मादा होंगी और जिनमें XY लिंग गुणसूत्र पाया जाएगा वो नर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका काम क्या है, ये वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण करता है और भ्रूण को मादा से जोड़ने वाली एक संरचना है। इसका नाम आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसका नाम है प्लेसेंटा। अब जनन शास्त्र में संबंधित है कॉपर्टी, हार्मोन युक्त, प्रोजेस्टेरोन युक्त गोलियां जैसे मालाडी वगैरह हैं, और कंडोम का प्रयोग गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। अब है अनुवांशिकता और जैव विकास। अनुवांशिकता के जनक कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता के या अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अनुवांशिकता से संबंधित कुछ नियम दिए, उनमें से एक है प्रभाविता का नियम। क्या कहता है प्रभाविता का नियम, कि अगर आपने एक प्रभावी गुण वाले और एक अप्रभावी गुण वाले जीव के बीच में क्रॉस करवाया है तो अगली पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने जो गुण दिखे उन्हें प्रभावी गुण बोला और जो गुण नहीं दिखे उन्हें अप्रभावी गुण बोला। तो ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। जब आप 2 विपर्यायी लक्षणों को लेकर संकर क्रॉस करवाते हो तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखेंगे उन्हें प्रभावी लक्षण और जो नहीं दिखते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो मेंडल ने इस पौधे को चुना क्योंकि ये द्विलिंगी पौधा है, दूसरा इसमें स्व और परागण दोनों करवाया जा सकता है, फिर इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है और इसमें 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। हमने अध्याय 9 तक का रिवीजन कर लिया है। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, चित्रों की प्रैक्टिस करें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को
1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। बोर्ड एग्ज़ाम्स के पुराने पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।